नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 की बात करेंगे। यह आपका 13वां प्रैक्टिस पेपर है और महत्वपूर्ण हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे आपके सिलेबस के एग्जाम पैटर्न के आधार पर बात कर रहे हैं। और 30 में से दोस्तों आपका स्कोर क्या है, क्या आपका स्कोर इस प्रैक्टिस पेपर पर 20+ है या 25+ है, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। जितने प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। तो चलिए बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सीखने का सही स्तर है। क्या होता है सीखना? कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेता है विद्यालय में तो सीखने आता है, हम भी सीखने के लिए, मतलब सीखना है, तो उसका सही स्तर क्या होता है? तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध प्रज्ञान, तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान, तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान, या कह सकते हैं तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना प्रज्ञान। तो देखिए सीखने का जो सही स्तर होता है, पहले तथ्य होता है, इसके बाद सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध होता है, फिर प्रज्ञान होता है। तो सही स्तर क्या हो जाएगा? तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध प्रज्ञान। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, आपकी स्क्रीन पर दिया गया, पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम पर पूछा भी गया प्रश्न है। तो आइए जान लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, अर्थात परिपक्वता की बात करते हैं तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में जो उत्पन्न परिवर्तन आता है उसको अधिगम कहते हैं। क्या सही है, नहीं है, अनिश्चित है, या कभी भी की बात कर रहे हैं? सभी जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं कि परिपक्वता इत्यादि व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं। परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। अब आपको कमेंट करेंगे कि गलत क्या चीज़ दी गई है, सभी कमेंट करेंगे। दोस्तों, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, प्रत्याक्षिक प्रक्रिया है, या संप्रत्यय अधिगम की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। चिंतन की बात करें, आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चिंतन की बात करते हैं। चिंतन किसका होता है? प्रतीकों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है, आपका प्रत्याक्षिक प्रक्रिया है, या संप्रत्यय अधिगम की बात कर रहे हैं। तो चिंतन क्या है? चिंतन एक प्रतीकों का प्रयोग है। किसका प्रयोग है दोस्तों? हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रतीकों के प्रयोगों की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न दिया गया है कि अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, या पशु की बात कर रहे हैं। अब क्या दिया गया है? अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। अब श्रेणी दिया गया है तो सभी जानते हैं अप्रत्यय पथ समस्याओं का उपयोग जो है प्रौढ़ श्रेणी प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या करेंगे आप? प्रौढ़ की बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या होता है? जो समस्याएं आती हैं उनका अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम संक्रियात्मक सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन की बात करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। देखिए दोस्तों, समस्या के जो अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कहलाता है वह हमारा कौन सा होता है? वह कहलाता है सूझ का सिद्धांत। क्या कहलाएगा? सूझ के सिद्धांत की बात करेंगे। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन बहुत बार दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा की विकास की बात कर रहे हैं। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, सभी जानते हैं कौन सा विकास है? मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत भेद की बात कर रहे हैं। इसमें हम विचलनशीलता पाते हैं, प्रतिमानता पाते हैं, या एक व दो दोनों की बात करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। तो व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों पाते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है
कि समान रूप से उन परिवारों में या उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं या उठे ऊंचे होते हैं। मतलब कम स्वास्थ्य एवं विकसित की बात करेंगे, अधिक स्वास्थ्य एवं विकसित की बात कर रहे हैं, अधिक स्वास्थ्य एवं कम विकसित की बात कर रहे हैं, या स्वास्थ्य नहीं है पर विकसित की बात कर रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समान रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से उठे होते हैं, अर्थात अधिक स्वस्थ एवं विकसित की बात करेंगे। उठे सामाजिक स्तर से उठे होना मतलब क्या होता है, अधिक स्वस्थ होना और विकसित होना। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैटेल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्याएं 13 है, 15 है, 16 है, 14 है। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान है। जी हाँ, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। कैटेल द्वारा विकसित किए गए व्यक्तिगत जो शील गुणों की संख्याएं हैं वो हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह परीक्षण आपका शाही डब्बा परीक्षण है, व्यक्तिगत बोध परीक्षण है, विषय आत्मबोध परीक्षण है, या मूल्यांकन मापनी। देखिए जब भी हम शाही डब्बा परीक्षण की बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हरमन रोसा परीक्षा की बात कर रहे हैं, शाही डब्बा परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग पूछा गया है कि मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके एक इतिहास रच दिया। वह परीक्षण है आपका कौन सा कहलाएगा, तो सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, विषय आत्मबोध परीक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, संज्ञानात्मक बुद्धि कहा जाता है, या सामाजिक बुद्धि की बात करेंगे। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ, देखिए जो व्यवहारिक बुद्धि होती है, व्यवहारिक मतलब क्या होता है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकुलर रिलेशन की बात कर रहे हैं, आपका नेचर, ठीक है। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि जो होती है उसे ही मूर्त बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ होता है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था कि स्टेनबर्ग ने एक त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। प्रश्न आ गया कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, तो स्टेनबर्ग ने दिया था, जिसमें कि व्यक्तिगत जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संशोधित करता है तो उस समय उसके मन में क्या होता है, ये किसने कहा था, स्टेनबर्ग ने कहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्याएं कितनी, सभी कमेंट कीजिएगा। 90, 110, 135, 120। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन सर्वमान है। सभी कमेंट कीजिएगा और स्कोर करिए। आउट ऑफ 30 में से क्या आपका स्कोर 20+ है या 25+ है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर में आपका स्कोर क्या है। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कारकों की संख्याएं जितनी हैं, हम बात करें 120 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपक, प्रलोभन की बात करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही दोस्तों उद्दीपक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, दीपक जो जलता रहता है, प्रकाशमय रहता है, और एक उद्दीपक होता है जिसे आपके परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्राणी यानी हम और आप लोग, ठीक है, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वह है आपका उद्दीपक, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व क्या होगा। आप सभी लोग ज्ञानी, श्रवक, व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसका होगा, अभिभावकों के मत को देना, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना, या शिक्षक के निर्णय को देना, या समुदाय के विचारों को देना। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसकी होती है, वह होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सा तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग पूछा गया है। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष मतलब सीधा संबंध, अप्रत्यक्ष मतलब, ठीक है, इधर उधर संबंध, यानी टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं या थोड़ा दूर जाकर कह सकते हैं। जैसे हम आज मान लीजिए हम मैथ की क्लास में हैं, मैथ को एक आप चल रहा है ट्रिक, तो ट्रिक क्या होगा, एक प्रत्यक्ष की बात करेंगे।
ठीक है। और बेसिक से अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वह हम कहलाएगा अप्रत्यक्ष ढंग बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग पूछा गया है, तो यहाँ पर जो विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन या उदात्तीकरण। तो देखिए आपका ऐसा तनाव को कम करने वाला अप्रत्यक्ष ढंग वह कहलाएगा उदात्तीकरण। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो है डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं होगा। देखिए डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, इसकी विशेषता नहीं होगा। नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है, अर्थात बचाव, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथे के प्रयोग के संबंध में निश्चय की बात कर रहे हैं, ये लिखने की धीमी गति की बात कर रहे हैं, कि छपे हुए शब्दों के सीखने और याद करने की कठिनाइयों की बात कर रहे हैं। तो डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया की विशेषता कौन कौन। चलिए सभी कमेंट करेंगे क्या है राइट आंसर, क्या हो जाएगा, वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, यह आपकी डिसलेक्सिया की विशेषता होगा। लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों के सीखने और याद करने की कठिनाइयां, लेकिन सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह आपका डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, जिससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है या प्रसन्न रहता है। जी हाँ, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक हो, कमेंट भी आ चुका है और आपका आंसर भी आ चुका है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक जो होता है वह शीघ्र सीखता है। क्या है, सशक्त कहते हैं ना, सशक्त यानी कि कहते हैं सशक्त साधन, मतलब बहुत ही अच्छा साधन, ठीक है, चुस्त साधन, ठीक है, चुस्त और दुरुस्त, ठीक है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक तो वह शीघ्र सीखता है, ठीक है। आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया, 18वां प्रश्न है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र कमेंट कर रहे होंगे, अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शुरू पर ही है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है किसे दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को या प्रखर बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसको देंगे, शिक्षा दी जानी चाहिए, तो किसे देनी चाहिए, मंदबुद्धि की बात करेंगे। जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बंधु, तो ऐसे छात्र होते हैं जिनकी मानसिकता चोरी करने की होती है। तो क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समझने में उनकी क्षमताएं इतनी नहीं होती कि क्या हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो चोरी करने की जो आदत है बच्चों में कैसे दूर किया जा सकता है, बालकों को पारितोषित करके यानी पुरस्कार करके। तो भैया चोरी करने में पुरस्कार देना ये तो आदत अच्छा चीज़ नहीं है, ऐसा तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण देकर, ताइना देकर या सजा देकर। देखिए सबसे अच्छा जो साधन होगा कि छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर कर सकते हैं वह उदाहरण, एग्जाम्पल देकर। यानी अगर आप कहेंगे कि अगर आप बच्चा जो है कोई भी गलती करेगा गलत राह पर, तो उसके जो एग्जाम्पल होंगे, ठीक है, गलत करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका नाम खराब होगा, परिवार का नाम खराब होगा। तो ऐसे कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे जिसके मोटिवेशन हो, ठीक है, उसके मोटिवेशन मिले, जिससे बच्चा ये आदत दूर कर सकता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह आपका अनुसंधान मौलिक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान होगा या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित हो, विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आइए देख लेते हैं प्रश्न। देखिए 20 महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इन 10 क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे और टोटल प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करेंगे, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक आपको दे दिया गया है। सर्च करें टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी अब आप लोग जायसवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पे भी नोट्स मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, 3 प्रकार से। हम किसकी बात कर रहे हैं, उपलब्ध परीक्षण की बात कर रहे हैं। तो उपलब्ध परीक्षण को कितने प्रकार से दिया जा सकता है, तो 2 प्रकारों से दिया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं, हम आने वाले क्वेश्चनों में हम आपको, ठीक है, कंसेप्ट वाली जो क्लास है उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
तो उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जाते हैं? 2 प्रकार से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट जो है आपका 2009 देश में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को या 1 नवंबर 2010 को। देखिए हमारे आया था निःशुल्क शिक्षा अभियान, ठीक है, हम आरटी एक्ट की बात कर रहे हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार 2009 में लागू हुआ था, वह कब लागू हुआ था? वह अप्रैल में लागू हुआ था, वो भी 2010 में लागू हुआ था। और इस आपका जो आया कौन सा था? ये अधिकार 2009 में आया और लागू आपका 1 अप्रैल 2010 में हुआ। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए एनसीएफ की बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? जो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जो जोड़ा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है या एक व दो, दोनों की बात करेंगे। तो एनसीएफ 2005 की बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय के जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो सभी जानते हैं हम बात कर रहे हैं कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा भी करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, अर्थात फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। टीटी परिवार अपने फैमिली एग्जाम की बात कर रहे हैं, सभी सपोर्ट करें, फीडबैक करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? मतलब जब कोई बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई, किसके द्वारा? बालक की एग्जाम्स जो होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उसके द्वारा मापी हुई योग्यता, परीक्षा के द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को वैधता कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन निर्धारित होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है, ठीक है, मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में स्थायित्व, तो यह हमें बताता है विश्वसनीयता की बात करेंगे, बच्चों में विश्वास होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से दोस्तों मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन के एक संपूर्ण अवलोकन है? हम बात करेंगे योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। आइए इनको भी कंप्लीट करते हैं, पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करते हैं और अपने तैयारी, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करते हैं। और एक ही बार, एक ही अटेम्प्ट में अब आप लोग सिलेक्शन पाएंगे। जी हाँ, मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है दो कोषों से, केवल एक कोष से, कई कोषों से, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जीवन का जो आरंभ होता है वह मूलतः घटित होता है। कितने कोषों में घटित होता है? तो केवल एक कोष में घटित होता है। वह कौन कौन सा है? हम आने वाले क्वेश्चनों में जो कंसेप्ट की क्लास होगी उसमें ऑलरेडी आपको बता दिया जाएगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा डिफिनेशन जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की विशेषता की बात कर रहे हैं। देखिए शैशवावस्था की विशेषता होती है कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। सभी बच्चों का देखते होंगे, जब भी 0 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ता है, उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छा तीव्रता होता है, इसलिए शारीरिक विकास तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, तो यह विशेषता होगी। और शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं और मानसिक विकास में इनकी तीव्रता होती है, लेकिन नैतिकता का होना, तो देखिए शैशवावस्था की ऐसी स्टेज या अवस्था होती है जिसमें बच्चों में नैतिकता का अभाव होता है, अर्थात नैतिकता का होना यहाँ पे यह विशेषता नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। आइए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा मस्तिष्क और आत्मा से है, अधिगम और शिक्षा से है, प्रशिक्षण और अधिगम से, या शक्ति और गति की बात कर रहे हैं। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति और गति से है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा मुर्रे ने दी है, एडलर ने दी है, क्रो ने दी है, या जेबी वाटसन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी कमेंट करेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा और कोई नहीं, कहने वाले देने वाले क्रो के एंड के की बात करेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। देखिए बी और बा का फैक्टर है, हम क्रो की बात कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां यानी कि अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, जान लेते हैं कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, टीटी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। तो इस अवस्था को मिथ्या या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या आपके प्रौढ़ावस्था का। तो सभी लोग जानते हैं कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस पेपर पे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। और हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारी क्लासेज फ्री में मिलेगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। दोस्तों चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, और सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक ही पार्ट वाइज, जिससे आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर, नेक्स्ट क्लास पर मिलने वाले हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।